स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। और साथियों आज एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना में योगदान। ठीक है ना, क्या है योग या योगदान, जो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि भाई शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो वो आपका परमाणु बमों का, ठीक है ना, परमाणु बम का प्रयोग, इसने साबित कर दिया कि भाई भविष्य में दोबारा ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। हम युद्ध पहली बार हमने देखा कि युद्ध का कितना भयानक प्रभाव है, युद्ध का कितना भयानक प्रभाव है। ठीक है ना, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस युद्ध के दौरान जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी, वैसे परिणाम होंगे, वैसे परिणाम होंगे। शायद अमेरिका को भी ये ना पता हो कि जो मैंने परमाणु बम फेंकूंगा उसका इतना भयानक प्रभाव होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे, कि आने वाली नस्लें खराब हो गई, है ना, आने वाली नस्लें खराब हो गई। जो जान माल का और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ तो हुआ, उसके आने वाला नस्लों के ऊपर कितना भयानक प्रभाव पड़ा। तो इसी वजह से देखते हुए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कि भाई ऐसी विश्व सरकार बनाई जाए जहां पे शांतिपूर्वक हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाए, है ना। और उसके कई सारे अंग भी बनाए गए कि भाई ऐसा नहीं है कि युद्ध को रोकना, युद्ध के और शांति भंग होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। भूख है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है। तो एक सब चीजों को मिलाकर लेकर चलने की कोशिश की संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। अब यूनाइटेड नेशन चूंकि बना और यहां तक पहुंचा है, लगभग 75 वर्षों से ऊपर का समय हो गया है, तो क्या होगा कि इसका मूल्यांकन भी करना जरूरी है कि भाई इसने क्या योगदान दिया है, वो भी आवश्यक है। तो ये उन्हीं सब चीजों के बारे में है, जितनी भी बॉडीज थी यूनाइटेड नेशन की हमने वो सारी कर ली हैं। और अब हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना में क्या योगदान है। उससे पहले जो भी बच्चे नेट, सेट, जेआरएफ और पीजीटी, है ना, टेट, इन सब का एग्जाम दे रहे हैं और बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, किससे, पोल साइंस से, और उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप यहां से क्या हो जाइए, आप चले जाइए, ठीक है ना, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बेकार होगा। और मुझे बहुत ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी वजह से किसी का समय बेकार हो। समय बहुत बहुमूल्य है, मेरा भी समय कोई बेकार करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जैसा मेरा समय वैसा आपका समय, तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग चले जाइए। और दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए भी, ठीक है ना, खुद भी कीजिए और अपने साथियों को भी भेजिए कि वो भी, उनसे भी कहिए कि ये सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मैं आपके लिए अंतरराष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है ना, इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशन की जो यूनिट है यूजीसी नेट की, है ना, उसको पूरा का पूरा करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली मूल्यांकन है, हम देखेंगे कि इसने क्या किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है ना। तो आपसे सीधे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विश्व शांति की स्थापना करना और सुरक्षा
बनाए रखना, ठीक है ना। इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पे है। और किस पे है इसकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, सुरक्षा परिषद को दी गई है, ठीक है ना। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे अंग हैं जिसमें सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसी को ये जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि शांति को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी उभर या पनप सकता है जब उसे एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता या समर्थन प्राप्त हो। कहने का मतलब ये कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को से खतरा से तात्पर्य है युद्ध जैसी स्थिति। युद्ध जैसी स्थिति तभी पनपती है जब क्या होता है, कोई बड़ा राष्ट्र है ना, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ऐसे राष्ट्र क्या करते हैं, किसी को समर्थन प्राप्त दे देते हैं पीछे से, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, पीछे से समर्थन दे देते हैं। तो क्या होता है, तब एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोके या नियंत्रित कर सकती है, जबकि हर बड़े राष्ट्र अर्थात अब देखो बड़े राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये क्या है, वीटो वाला है। रूस क्या है, वीटो वाला है। ब्रिटेन क्या है, वीटो वाला है। फ्रांस वीटो वाला है, ये वीटो वाला है। ये है, ये वीटो वाले राष्ट्रीय बड़े राष्ट्र हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे रोकेंगे भैया, जब यही क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आप जितनी भी आतंकवादी घटनाएं देखोगे, ठीक है ना, सबको हथियार कहां से मिलना चालू हुआ, अमेरिका से। अरब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित हुई, अमेरिका की वजह से, ठीक है ना। रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है, किसकी वजह से, अमेरिका की वजह से, ठीक है ना। अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि रूस के बगल में मैं एक नाटो का सदस्य बना दूं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे देश, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने उपनिवेशिक ताकत रहे हैं, ये लोग आधिपत्य किया, इन्होंने शासन किया है, फायदा उठाया है, शोषण किया है। तो ये लोग जब इस जैसे ही देश सुरक्षा परिषद में होंगे तो कैसे, मतलब शांति कैसे स्थापित होगी। ये बड़ा अचरज वाली बात है कि हमने बिल्ली को ही क्या दे दिया, बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी, दूध की रखवाली दे दी, रखवाली दे दी है, दे दी है। अब क्या बताओ, बिल्ली क्या दूध 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 की रखवाली करेगी क्या, बताओ, करेगी क्या, नहीं करेगी दोस्तों। आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनमें सब में यही दो देश तो थे। चीन को देखो, चीन की नीति देखो, चीन तिब्बत को हड़प के बैठा हुआ है, तिब्बत को हड़प के बैठा हुआ है। भारत का एक भाग हड़प रखा है ना, एक हिस्सा हड़प रखा है, ठीक है। तो अब इस जैसे देश से क्या उम्मीद करोगे कि ये शांति स्थापना करेगा, करेगा ही नहीं। ये परेशानी डालेंगे, रुकावट डालेंगे। ये क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे। जैसे ही पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की बात आती है ना, वैसे ही चीन क्या मार देता है, वीटो लगा देता है, वीटो लगा देता है, वीटो, ले भाई वीटो, मतलब मैं असहमत हूं, वो प्रस्ताव ही नहीं पास होगा, चर्चा ही नहीं होगी, पास होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसी सिचुएशन है। तो आप खुद समझो कि ये संयुक्त राष्ट्र कहां तक शांति स्थापित कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहां तक मत रहो, यहां तक ही सोचना, इसी एक स्लाइड को देख के कोई निर्णय देना वो भी उपयुक्त नहीं है। अभी और भी 2 4 5 स्लाइड है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, ये तो मैंने एक आपको जस्ट दिखा दिया कि ये जो बड़े राष्ट्र हैं, युद्ध के पीछे इनका ही हाथ होता है। आप जब भी देखिए यही होंगे, ठीक है ना। द्वितीय विश्व के अंततः यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद 5-6 बड़े संघर्ष हुए थे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रसंग उत्पन्न हुए, जिसमें था क्या था, बर्लिन का संकट था 1948-49। क्यूबे का पक्षपात्र संकट था 1962। यहाँ पे क्या कर दिया था उसने, लाके मिसाइल तैनात कर दी थी इसने, रूस ने, सोवियत संघ ने लाके मिसाइल
खड़ी कर दी थी और उस समय एक माहौल बन गया था, ऐसा लग रहा था कि तीसरा युद्ध हो जाएगा। हंगरी का संकट 1956, चेकोस्लोवाकिया का संकट 1968, वियतनाम युद्ध 1968 से 73। हाल के वर्षों में उत्पन्न हुई तीन गंभीर संकटकालीन स्थितियां, अफगानिस्तान का संकट, पोलैंड का संकट और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। तो ये जो है ना, इनको आप याद रखना, इनको इन घटनाओं को याद रखना, नाउ को याद रखना। क्रम पूछ लेगा इसका, क्रम पूछ लेगा, क्रम पूछेगा, पूछा है कई बार, पूछा है ये वाला क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं का क्रम बताइए, ठीक है ना, या क्रमबद्ध कीजिए। आपको लिखा होगा उल्टा सीधा आगे पीछे, तो याद रखना कि कौन सा कब हुआ था। पहले बर्लिन आया, फिर क्यूबा का संकट आया, फिर हंगरी का संकट आया 1956 पहले आया, सॉरी, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्रम आपको याद रखना। चलो स्लोवाकिया का इनकी डेट याद रखना। वियतनाम युद्ध 68 से 73 के बीच में लड़ा गया। अफगानिस्तान का संकट 1979, पोलैंड का संकट 1981 टू 1982, इराक ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है ना, 2003। इन सभी में एक ना एक महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार थी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट था भैया। इनमें किसी ना किसी शक्ति का वो था, साथ था, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो। 100% जितने भी संकट देखोगे ना, उसमें अमेरिका और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको। भारत का जब भी पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ तो पीछे से क्या हुआ, अमेरिका सपोर्ट करता था, और हमें कौन करता था, हमें रूस सपोर्ट करता था। तो महाशक्तियां हर जगह थी, ये हर जगह अड़ंगा वाला काम ये करती थी, सुलझाती कम थी, उलझाती ज्यादा थी। हिंद महासागर में भारत का पाकिस्तान के संग युद्ध चल रहा था, वहां से अपना 7वां जहाजी बेड़ा लेके और 150 परमाणु अस्त्र लेके अमेरिका चल दिया, साथ में फ्रांस और ब्रिटेन को भी ले आया। और हिंद महासागर में, लेकिन वहां से यहां तक आने में हिंद महासागर में टाइम ज्यादा लगा। इससे पहले रूस 300 परमाणु अस्त्रों के साथ, पनडुब्बियों के साथ, अपना विशाल लाव लश्कर लेके पहले ही वहां पे बैठा हुआ था। अमेरिका ने बोला कि यहां से चले जाओ, वरना 150 परमाणु बम लाए हैं, उड़ा देंगे। तो रूस ने कहा, जल्दी में निकले थे, गिनती नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 300 हमारे पास भी हैं, आ जाओ भिड़ लेते हैं। तो देखोगे कोई सा भी युद्ध रहा हो, कहीं ना हर जगह रूस अमेरिका रहा ही रहा है ना। और अमेरिका का ज्यादा हाथ रहा है, अमेरिका का ज्यादा हाथ रहा है। बहुत लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा और आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसमें सुरक्षा परिषद को यह सरदार कार्रवाई नहीं कर पाया। अरे सुरक्षा परिषद कैसे कार्रवाई करेगा, इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य ही तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे। वही क्या कर रहे थे, लगे हुए थे। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन एक ऐसा देश है कि जिसने अपने सारे वो अस्त्र शस्त्र थे, जो भयानक अस्त्र शस्त्र थे, उसने अपने दे दिए थे। और एक कोई बहुत बड़ा विद्वान था, उसने सूरजमुखी, है ना, सनफ्लावर लगाया था। सनफ्लावर जो होता है, उसकी एक खास बात होती है कि वो जो ये परमाणु बम के जो वो होते हैं, आपके अवशेष होते हैं, जमीन के अंदर पड़े रह जाते हैं, उनको उस नष्ट कर देता है। तो वो उसने वहां पे वो लगवाया था। तो ऐसा देश अभी तक लड़ रहा है, इतना महीने हो गए तब भी लड़ रहा है, तो ये कैसे संभव है। कहीं ना कहीं क्या है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, उसको अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो रखा है। वरना अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो ये कब का 2 4 5 दिन की लड़ाई के अंदर ही हाथ पैर जोड़ लेता और मामला शांत हो गया होता, शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन शांति स्थापित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस,
ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और जहां ये स्थायी सदस्य होते हैं वहां शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। मई 2003 में आखिर सुरक्षा परिषद ने इराक मसले पर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। अब देखो भाई, इराक मसले पे घुटने टेक दिए, इराक पर ब्रिटेन के कब्जे को स्वीकृति दे दी, उसके पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी साथ दे दी। सिर्फ कोरिया संघर्ष में सुरक्षा परिषद ने ऐसी कार्रवाई का निर्णय लिया, लेकिन जैसा कि सर्वविदित है कि सोवियत प्रतिमंडल में रहते हुए, हालांकि उन दिनों वह परिषद में स्वेच्छा से अनुपस्थित था, यह निरंतर कार्यान्वित होना असंभव था। अब देख लो, ये जो था कि इराक वाले मसले पर, है ना, 2003 में सुरक्षा परिषद ने इराक मसले पर क्या कर दिए थे, अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए थे। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के फैसले को दरकिनार करते हुए इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया था, कार्रवाई कर दी थी। यह सही है कि पिछले 75 वर्षों में कोई महायुद्ध नहीं हुआ है, कोई महायुद्ध नहीं हुआ है। अमेरिका रूस के बीच सीधा फौजी टकराव नहीं हुआ है, लेकिन इनका इन दोनों के बीच स्थापित नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध के भीषण परिणामों को एहसास को है, न कि संयुक्त राष्ट्र को। कहने का मतलब, अगर कोई महायुद्ध नहीं हुआ है, ठीक है ना, अमेरिका और रूस इतने समय तक दुश्मन रहे, ठीक है, शीत युद्ध में इतना चरम पे पहुंच गया था इनके बीच में संघर्ष, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के पास क्या है, परमाणु ताकत है। परमाणु ताकत क्या करती है, संतुलित करती है। आज भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, परमाणु शक्ति है। छोटे मोटे युद्ध तो होते रहेंगे ऐसे, क्योंकि हरामी है वो, चीन हरामी है, सुधरेगा तो है नहीं, तो वो छोटे मोटे युद्ध तो होंगे, कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। क्योंकि चीन को भी डर है, अगर मैंने भारत को अगर ज्यादा तंग किया, परेशान किया, या ज्यादा बड़े लेवल पे युद्ध करने गया, तो वो परमाणु बम फेंक देगा मेरे ऊपर, ठीक है ना। और भारत के संग भी यही चिंता है कि यार ठीक है, बड़े युद्ध की तरफ ना देखा जाए, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है कि भाई, अगर संतुलन अगर बना भी है, तो वो परमाणु बम की वजह से बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से नहीं बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध की निरोधक भूमिका के संदर्भ में यह याद रखना होगा कि पिछले 5 दशकों में क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 150 छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए हैं, जिनके कुछ उदाहरण है भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान संघर्ष, 4 है ना, 4 बार हुआ है, उसको मिला के कारगिल, अरब इजराइल युद्ध 4 बार, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, युगांडा तंजानिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध। इन सबका निपटारा वस्तुतः समस्त देशों की सीधी वार्ता या दूसरों की मध्यस्थता से हुआ है। मतलब दोनों देशों ने फेस टू फेस किसी मंच पे आके वार्ता की, ठीक है ना, वार्ता की, समझौता किया। या क्या हुआ कि इनके बीच में कोई और देश आया, क्या हुआ, कोई और दूसरा देश, तीसरे देश ने मध्यस्थता करवाई, है ना, करवाई है। हाँ, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था ना, जिसमें किसने मध्यस्थता करवाई थी, रूस ने करवाई थी, ठीक है ना। सोवियत संघ वो अपने आप में काबिल बन रहा था, इसने मध्यस्थता करवा दी थी, वरना हमने पाकिस्तान का काफी हिस्सा हिंदुस्तान में उसी समय मिला लिया था। तभी लाल बहादुर शास्त्री उस समय गए थे और वहां पे उन्होंने ये फैसला लिया, मजबूरी में किया था, उनका अपना कोई विचार नहीं था, लेकिन रूस के दबाव के कारण वो मध्यस्थता करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। और वो वहां पे समझौता किए ही थे कि यहाँ पे मीडिया वालों ने एक न्यूज चला दी कि देश के लाल ने देश बेच दिया, और ये बात काफी उनको लग गई, और उनका हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, है ना। तो ये सारे संघर्ष हुए हैं। इसमें जो भूमिका थी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, या तो थी ही नहीं, या थी भी तो ना के बराबर, ठीक है ना, ना के बराबर भूमिका थी।
परंतु इन सब कमजोरियों के बाद भी ये कहना उपयुक्त नहीं है कि भैया इसकी कोई महत्व नहीं है या कोई वो प्रासंगिकता नहीं है। कई सारे संघर्षों में इसने किया है, जैसे कि कांगो और साइप्रस में शांति रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों जैसे कि भारत बांग्लादेश विवाद तथा पश्चिम एशिया संकट में उसके विचार विमर्श एवं सलाह मशवरे के माध्यम से हालात की गहमागहमी को कम करने में कूलर की भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बारे में जिनेवा समझौता 1978 इसी से संबंधित है। इराक ईरान युद्ध विराम समझौता 1988, नामीबिया की स्वतंत्रता संबंधी समझौता 13 दिसंबर 1988, अंगोला में क्यूबाई सैनिकों की वापसी के लिए पर्यवेक्षकों का दल तैनात करना। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कार्य किए हैं इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 27 सदस्य है ना, जो सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य है ना, वो उनको यहाँ से कोई लाभ नहीं हो रहा था, नहीं उनके सम्मान पे कई आंच थी। तो हो गई ये कार्रवाइयां, वरना यहाँ भी नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं होती। कोई दो देश लड़ रहे हैं और वहां पे न तो अमेरिका को फायदा है न रूस को फायदा है, तो वहां सुलटा हो गया, वहां पे समझौता हो गया, अदरवाइज बहुत मुश्किल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 15 शांति सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो कितनी शांति सेनाएं? 15 शांति सेनाएं। 1945 से अब तक संघ की देखरेख में लगभग 172 क्षेत्रीय संघर्षों का निदान शांतिपूर्ण अब तक कितने 172 संघर्षों का इसने क्या किया है? शांतिपूर्वक समझौता करवाया है। अपने 70 वर्षों की कालावधि में कंबोडिया, नामीबिया, अल साल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र की स्थापना में संघ ने सहयोग दिया है। अब इसने क्या किया है कि भाई इसने 45 देशों में लोकतंत्र की स्थापना भी करवाई है और निष्पक्ष चुनाव भी करवाए हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 170 सदस्य देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में 5000 परियोजनाओं के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के बजट द्वारा संघ विकास उन्नयन के कार्य में जुटा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने की दिशा में संघ का अभूतपूर्व सफलता मिली है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर अपना विशिष्ट वातावरण है। उसके काफी हाउस, लाउंज, गलियारों में परस्पर विरोधी पक्षों के प्रतिनिधि चाहे अनचाहे आपस में मिलते रहते हैं, जैसे कि विरोधियों के बीच संवाद संपर्क पूरी तरह से टूटता नहीं है। इन अनौपचारिक संपर्क के फलस्वरूप कभी कभी कुछ शंकाओं का निवारण हो जाता है या तनाव कम हो जाता है। अब ये इतने सारे सदस्य देश हैं, तो वहाँ पे इस तरह का माहौल होता है, वार्तालाप मेल जोल होता रहता है, जो इनका अपना मुख्यालय है। तो क्या होता है, वहाँ पे एक माहौल बना रहता है, जिससे क्या होता है कि सकारात्मकता का वो होता है, प्रसार होता है। तो युद्धों की गुंजाइश थोड़ा या विरोधों की गुंजाइश, मतभेदों की गुंजाइश कम हो जाती है। राल्फ बुचे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता यह है कि ये राष्ट्रों में को बातचीत में व्यस्त रखता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है, आओ भैया बातचीत करो और अपना झगड़ा सुलटा लो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बोलते हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्वव्यापी सदस्यता, तो इसकी सदस्यता कैसी होनी चाहिए, विश्वव्यापी होनी चाहिए, विश्व के सारे सदस्य सबको इसमें शामिल कर देना चाहिए। और ये वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए कि भैया सुरक्षा परिषद बोलेगी या सुरक्षा परिषद मनोनीत करेगी या सुरक्षा परिषद कहेगी तभी सदस्य बनेंगे, नहीं, सबके लिए इसकी सदस्यता खोल देनी चाहिए। वीटो व्यवस्था में क्या करो, इसको या तो सुधारो, ठीक है, या खत्म कर दो, क्योंकि ये वीटो व्यवस्था जो है इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान ही होता है। आर्थिक सामाजिक परिषद संबंधित सुधार, ठीक है, महासभा की स्थिति में सुधार, इसको और ज्यादा पावर दो, है ना। एकता प्रस्ताव से
महासभा की स्थिति में परिवर्तन तो आया, लेकिन इसे और ज्यादा अधिकार दो, ठीक है ना। अभी भी ये क्या है, सुरक्षा परिषद के परामर्श पे, उसकी सिफारिश पे कार्य करती है। तो उन सब कार्यों को क्या कर दो, महासभा की ताकत बढ़ा दो। घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए कि भाई घरेलू क्षेत्राधिकार को कहां तक माना जाए, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जाए। महासभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कि भाई जिन देशों की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व, है ना। अगर अब मान लो जैसे क्या बोलते हैं, इंग्लैंड जैसा देश है, इसकी जनसंख्या कम है, इसका भी क्या है, इसको भी समान एक ही वो मत है। और भारत जैसा देश जिसमें जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उसका भी एक है। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक ना, उसके अनुपात में। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, जिसका कम है उसको कम प्रतिनिधित्व मिले। एशिया की सदस्यता महासभा प्रदान करे, एशिया और अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व हो। अब ये जो देश है ना, यहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है ना, इनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। सुरक्षा परिषद में सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव, सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक का प्रावधान, शक्तिशाली राष्ट्रों राष्ट्रीय सैन्य बल। अब क्या है कि इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं है भैया, अपनी कोई सेना नहीं है, दूसरों की उधारी सेना पे कार्य करता है। तो इसके पास अपनी सैनिक शक्ति भी होनी चाहिए कि ताकि ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है ना। आय के स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत, अब ये 22% तो अकेला कौन देता है, अमेरिका देता है, ठीक है। और अगर आप 5 देशों को दिया जाए, जिसमें आपका जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और कौन है, ये है आपका जापान, तो यही अकेले 50% का खर्च उठाते हैं, व्यय उठाते हैं। और जब अकेले अमेरिका ही जब 22% का खर्च उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसका फायदा भी उठाता है, ठीक है ना, फायदा भी उठाता है। आपने देखा था ना, अमेरिका ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो वो इसी वजह का नतीजा है कि भाई आप क्या करो कि इस सब पे बराबर लोड डालो, ठीक है ना, और सबका बराबर हिस्सा हो, कोई किसी के लिए विशेष ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ तब शक्तिशाली बन जाएगा। अब कोफी अन्नान जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको देखो भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए महासचिव कोफी अन्नान द्वारा गठित 16 सदस्यीय समिति ने अपनी सिफारिशें 3 दिसंबर 2005 को प्रस्तुत की थी। समिति की इस रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन संबंधी 2 विकल्प दिए गए थे, ठीक है ना, यह योजनाएं दी गई थी। साथ ही आतंकवाद तथा व्यापक नरसंहार के हथियार को नष्ट करने संबंधी सुझाव दिए गए थे। तो कौन कौन से, आपसे पूछेगा कौन कौन से मुख्य सुझाव दिए गए थे, तो सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में 2 विकल्प दिए गए थे, और क्या, आतंकवाद की समाप्ति और व्यापक नरसंहार के हथियार को नष्ट करने संबंध में सुझाव दिए गए थे। किसमें, कोफी अन्नान ने जो आपका क्या दिया था, सिफारिशें दी थी, उसके अंतर्गत। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संख्या को 15 से बढ़ाकर 24 कर दिया जाए, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि मतलब जो 15 सदस्य हैं इसको बढ़ाकर 24 कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि सदस्य राष्ट्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वीटो के अधिकार वाले 5 मौजूदा सदस्यों का प्रभुत्व बना रहे, मतलब जिनके पास 5 वीटो है वो 5 वीटो रहे। स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 सदस्यों को बढ़ाने की सिफारिश, ठीक है, कि स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 सदस्य, मतलब 5 की जगह कितने हो जाएं, 5 की जगह 11 हो जाएं। इन 6 सदस्यों में अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, अमेरिका से 2-2 सदस्यों को शामिल किया जाए। मतलब अफ्रीका से 2 सदस्य हों, एशिया से 2 सदस्य हों, प्रशांत से 2 हों, यूरोप से 2 हों, अमेरिका से 2 हों, ठीक है ना। तो इस तरह की इन्होंने सिफारिश करी है। 2-2 नहीं होगा, ये 1-1 होगा, सॉरी 1-1 होगा, अफ्रीका से 1, एशिया से 1,
प्रशांत से एक, यूरोप से एक, अमेरिका से एक, ऐसे करके शामिल करेंगे। इससे इसके अतिरिक्त 3 प्रमुख क्षेत्रों अस्थायी सदस्यों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है। ठीक है ना, क्या होंगे कि 3 ऐसे सदस्य होंगे जो अस्थायी होंगे। तो कितने होंगे, 6 सदस्य और बढ़ाने की बात कही है, तो कितने होंगे 15 से 24 करने की बात कही है इन्होंने, है ना। तो 15 में से कितने हैं, 10 तो है हमारे पास, 10 में से 3 और जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 13, और 5 कितने हैं, स्थायी हैं, 5 में 6 और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 11, और 11 और ये कितने हो जाएंगे 24 सदस्य। तो ये सुझाव इन्होंने दिया है। ठीक है ना। अब दूसरा विकल्प इन्होंने क्या दिया है, दूसरा विकल्प देख लो, स्थायी सदस्य की संख्या परिवर्तित ही रहे, पूर्ववत ही रहेगी, परंतु अस्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी के सृजन की सिफारिश इसमें की गई है। ठीक है ना, मतलब संख्या उतनी ही रहेगी, 15 ही रहेगी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी की सिफारिश है इसमें। इसमें 4-4 वर्ष की सदस्यता वाले 8 सदस्य होंगे। ठीक है ना, 4-4 वर्ष की, जिन्हें लगातार अनेक बार भी महासभा द्वारा चुना जा सकता है। तो ये दूसरा विकल्प इन्होंने पेश किया है। अब इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण क्या क्या है, तो राष्ट्रों की गुटबंदी। अब क्या है, एक तरफ देखोगे आप पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी है ना, उदारवादी पूंजीवादी है, एक तरफ है साम्यवादी, समाजवादी या साम्यवादी। ठीक है ना, पूंजीवादी में कौन है, पश्चिमी यूरोप है, और कौन है, अमेरिका है। इधर कौन है, साम्यवादी देश के अंदर में पहले तो 1991 से पहले यूएसएसआर था, जिसमें था पूर्वी यूरोप था, यूरोप, और कौन था आपका रूस था, है ना। और अब कौन है, अब रूस है, और है दूसरी तरफ चीन है। ठीक है ना, ये हो गए, ये साम्यवादी या समाजवादी में आ गए, और पूंजीवादी में अभी भी ये हैं। तो ये जब तक ये गुटबंदी बनी हुई है, जब तक ये गुटबंदी बंदी रहेगी ना, ये कोई काम हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, किसी भी मसले पे कभी ये वीटो लगा देगा, कभी ये वीटो लगा देगा। अंतरराष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत। अब हर एक देश की संप्रभुता जो है ना, संप्रभुता का मतलब कोई निश्चित संप्रभुता एक राष्ट्र की ऐसी ताकत है जो उसको सारे निर्णय जिससे वो निर्णय लेता है, जिससे वो कोई कार्य करता है। ठीक है ना, अगर आप संप्रभुता को बहुत डिटेल से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में संप्रभुता का पूरा मैंने वो करवा रखा है, आप वहां जाके देखिएगा संप्रभुता के बारे में। एक निश्चित विशिष्ट मानव जो अपने जैसे अन्य किसी के प्रति जवाबदेह ना हो, है ना, और किसी की आज्ञा मानने का अभ्यस्त ना हो, तो वो संप्रभु होगा, वो समुदाय एक राजनीतिक समुदाय होगा। मतलब संप्रभुता ऐसी ताकत है जिसके बल पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की दखलंदाजी नहीं पसंद करेगा, दूसरे राज्य का कहना नहीं मानेगा, अपनी ही चलाएगा, अपनी बात को आगे रखेगा, उसका राष्ट्र सबसे ऊपर होगा। ठीक है ना, तो जब ऐसी वाली भावना आएगी ना, संप्रभुता की भावना, तो वो क्या होगा कि वो संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करने में बाधक बन जाएगा। ठीक है ना, कोई होगा, भारत जैसा राष्ट्र होगा, वो कहेगा भाई मैं अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भाड़ में जाओ, चाहे कोई विश्व शांति हो चाहे ना हो, मैं नहीं तैयार हूं। अपना निशस्त्रीकरण शांति स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण जरूरी है, सारे अस्त्र समुद्र में फेंक दो, ठीक है ना, नहीं फेंक रहा चीन नहीं फेंकेगा, उत्तर कोरिया नहीं फेंकेगा, पाकिस्तान नहीं फेंकेगा, पाकिस्तान तो छोड़ो, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ठीक है ना, नहीं फेंक रहे हैं, इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
राष्ट्रीय संप्रभुता है इनके पास, ठीक है ना, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, अपनी संप्रभुता को खतरा नहीं डालेंगे। कोई अगर इनमें से कोई अगर एक परमाणु अस्त्र फेंक जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी संप्रभुता को खतरा आ जाएगा, कल को उसके ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है। तो ये राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत जो है ना, ये क्या करता है, ये संयुक्त राष्ट्र के कार्य में बाधा उत्पन्न कर देता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्यों, संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है भैया, संप्रभुता, उसके अंदरूनी एकता अखंडता इससे संबंधित कुछ भी नहीं कर सकता वो। राष्ट्रीय भावना का, अंतरराष्ट्रीय भावना का अभाव। अब सबके अंदर राष्ट्रीय भावना है, मेरा देश मेरा राष्ट्र, मेरा पाकिस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा चीन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये राष्ट्र की भावना बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है ना, तो ये अंतरराष्ट्रीय भावना को ना समाप्त कर देती है ना। आज की डेट में अगर कोविड फैल रहा है तो हम क्या कहेंगे, हिंदुस्तान बचा रहे, बेशक चाइना मर जाए, सारा बर्बाद हो जाए, है ना, यही चीज है। तो चाइना भी तो हमारे बारे में यही सोच रहा होगा, है ना। पाकिस्तान के बारे में हमारे जैसे विचार हैं, पाकिस्तान के भी हमारे बारे में वैसे विचार हैं। तो ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय भावना का अभाव पैदा कर देती है। हम जब राष्ट्रीयता से ऊपर बढ़ के जब सोचेंगे, मानवता के बारे में सोचेंगे, यार चाइना का भी मानव मानव है यार, उसकी भी कोविड से उसको बचाना जरूरी है ना। तो ये जो भावना है ना, ये भावना जो है ये अंतरराष्ट्रीयता को बढ़ावा देती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भावना का अभाव रहता है हमारे अंदर, हम अपने राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सैनिक शक्ति का अभाव, सैन्य शक्ति का अभाव। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सैन्य शक्ति तो है नहीं, और इसका अभाव है, तो भैया उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये गलत लिखा गया है, ये वीटो है, क्या है, वीटो है, वीटो, मैं भी कहूं क्या लिखा हुआ है, दीप, वीटो, वीटो। अब वीटो पावर का दुरुपयोग होता है भैया। सबसे ज्यादा किसने यूज किया है, रूस ने किया है, रूस ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसने किया है, अमेरिका ने किया है। फिर किसने किया है, इंग्लैंड ने किया है। याद रखना, ये क्रम याद रखना, इस क्रम में ही यूज हुआ है। फिर उसके बाद फ्रांस और चीन आ जाते हैं। फ्रांस और चीन, इन दोनों ने बराबर बराबर किया है, शायद 16 बार किया है ना। तो ये क्या करते हैं, वीटो का गलत उपयोग करते हैं। अभी क्या बोलते हैं सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद क्या किया जाए कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जाए, वही शुरू की जाए, तो क्या होगा, चीन, चीन को सबसे पहले दर्द होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका छोटा भाई पाकिस्तान, वहां तो पूरा आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो वीटो लगा देगा, वीटो, असहमत। अब उस पे, उस कार्रवाई पे कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वीटो लग गया, असहमति दे दी एक देश ने, और जैसे ही एक देश भी असहमति दे देगा, वो कार्रवाई या वो रुक जाएगा। महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति। अब महाशक्तियां जो है ना, चाहे इंग्लैंड फ्रांस हो, चाहे आपका अमेरिका हो, रूस हो, ये महाशक्ति, चीन हो, ये इनकी जो मनोवृत्ति है साम्राज्यवादी है, हड़पने की, कब्जा करने की जो मनोवृत्ति है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल नहीं होने देती, उनकी असफलता के लिए उत्तरदायी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, एक मूल्यांकन किया है हमने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।